सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने सहयोग दिया। तो कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए दिया? एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने सहयोग दिया। कौन कौन? स्टर्न और टर्मन। किसको सहयोग दिया? अल्फ्रेड बिने को। आइए इसके कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। एक कारक सिद्धांत की विशेषताएं। विशेषताएं नंबर 1, इन्होंने कहा अल्फ्रेड बिने ने कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अखंड या अभाज्य इकाई। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है? पहला इन्होंने बताया विशेषता। कौन बताया? अल्फ्रेड बिने ने। कि बुद्धि क्या है? कहा कि बुद्धि एक अभाज्य इकाई है कि बुद्धि को हम खंडन नहीं कर सकते हैं, बुद्धि को हम खंड खंड विभाजित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि एक पिंड स्वरूप है जिसका हम खंडन कभी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य का मतलब कि बुद्धि का विभाजन हम लोग नहीं कर सकते। बुद्धि एक पिंड स्वरूप है। कैसे है? एक ये पिंड है, जैसे ये पिंड है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है? इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। ये इन्होंने स्वीकार किया कि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। और बुद्धि में कोई अन्य कारक नहीं होते। बुद्धि में सिर्फ एक कारक या एक तत्व ही होता है। बुद्धि में सिर्फ एक तत्व ही होता है। ठीक है? बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? बुद्धि में केवल एक तत्व ही होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। और इन्होंने क्या कहा? तीसरा नंबर, इन्होंने कहा कि नोट करते जाना। इन्होंने कहा कि बुद्धि सभी मनुष्यों में एक समान होती है। क्या कहा अल्फ्रेड बिने ने? एक कारक सिद्धांत का जब इन्होंने प्रतिपादन किया तो उन्होंने कुछ तर्क दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। और क्या कहा? बुद्धि सिर्फ एक तत्व से मिलकर बनी, कोई अन्य तत्व उसमें कोई नहीं। सिर्फ बुद्धि एक पिंड स्वरूप है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। और पिंड जिस तत्व से बना हुआ केवल एक ही तत्व है। और आगे क्या कहते हैं? कहा कि बुद्धि सभी मनुष्यों में एक समान होती है। एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार करता है कि बुद्धि सभी मनुष्यों में एक जैसी होती है? तो किसने कहा? ये कहा अल्फ्रेड बिने ने। और किस सिद्धांत में उन्होंने कहा? वह सिद्धांत उनका था एक कारक सिद्धांत का। जब वो अध्ययन कर रहे थे और जब सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे थे, उस समय इन्होंने कहा कि बुद्धि सभी मनुष्यों में एक समान होती है। क्या कहा? कि बुद्धि सभी मनुष्यों में एक समान होती है। आगे क्या है? एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि बुद्धि के सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? जितने सिद्धांत अभी हम लिखे यहाँ पे 10 सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत और संज्ञानात्मक व्यवहार दोनों को मिला के जो हम 10 सिद्धांत यहाँ पे लिखे, उन 10 सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत आता है, तो नोट कर लीजिए कि एक कारक सिद्धांत सबसे
सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है एवं प्रथम है, तो वह बुद्ध के सिद्धांत में सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम जो सिद्धांत निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है? एक कारक सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रथम सिद्धांत है। और जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब इसका अध्ययन किया गया तो प्रथम मनोविज्ञान की जब प्रयोगशाला स्थापित की गई और उसके बाद जब प्रथम मापन तैयार किया गया, उससे लेके 35 वर्ष तक इसी सिद्धांत पर सभी मनोवैज्ञानिक काम करते रहे और यह सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। 35 वर्ष तक इस पर लगातार इस पर काम चला है। एक कारक सिद्धांत क्या है? सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। क्या है? सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रथम भी। सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रथम भी। आइए आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आया एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत में हम लोगों ने क्या जाना? सबसे पहला ये है कि एक कारक सिद्धांत के अन्य नाम कुछ हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद ये अध्ययन किया कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, जिसमें नाम निकल के आता है कि एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने हैं। दूसरा ये निकल के आता है इसके सहयोगी बंधु कौन कौन से थे? अल्फ्रेड बिने के सहयोगी बंधु कौन कौन से थे जिन्होंने एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित कराने में अपनी भी भूमिका का निर्वहन किया था। तो उनमें जो भूमिका निभाया था उसमें स्टर्न और टर्मन महोदय आते हैं, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने में अल्फ्रेड बिने का सहयोग किया था। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसकी कुछ विशेषताएं थी, ये एक कारक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं, जिसमें दूसरा सिद्धांत आता है दो कारक सिद्धांत। कौन आता है? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत कौन आता है? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत कौन आता है? दो कारक सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। इसी को हम बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। ठीक, कौन बोलते हैं? टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। आइए इसका भी अन्य नाम पढ़ते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम। इसका दूसरा नाम है द्विखंड का सिद्धांत। द्विखंड का सिद्धांत क्या है? द्विखंड का सिद्धांत। कौन है? द्विखंड का सिद्धांत। द्विखंड का सिद्धांत कौन सा है? द्विखंड का सिद्धांत। और अन्य नाम क्या है? इसका नाम है द्विकारकी सिद्धांत। द्विकारकी सिद्धांत। ठीक, और इसका नाम है द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत। ठीक, कौन कौन से नाम हुए? द्विखंड का सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत और द्वितत्व का सिद्धांत। अन्य नाम के अंतर्गत कौन कौन से आए? द्विखंड का सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत और द्वितत्व का सिद्धांत। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक बहुत पूछे जाते हैं। प्रतिपादक में नाम आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन किसका नाम आता है? स्पीयरमैन महोदय। किसका नाम आता है? द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक में किसका नाम आता है? स्पीयरमैन का। किसका आता है? स्पीयरमैन का। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1904।
कब किया? 1904 ईस्वी में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने 1904 में द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आ जाता है कि स्पीयरमैन किस देश के निवासी हैं। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। अब पूछने लगे हैं, मनोवैज्ञानिकों के जन्म स्थान को भी पूछना शुरू कर दिया गया है कि कौन से मनोवैज्ञानिक का जन्म स्थान कहाँ था, या उसका कार्यक्षेत्र कहाँ था, उसकी कर्मभूमि कहाँ थी। जन्मभूमि और कर्मभूमि पूछ लेता है। तो स्पीयरमैन इंग्लैंड देश के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड देश के निवासी थे। इंग्लैंड देश के निवासी। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड देश के निवासी। प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। कब प्रतिपादित किया? 1904 में। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। यहां तक हो गया। आइए आगे। विशेषताएं। इन्होंने बुद्धि में दो तत्वों को स्वीकार किया। बुद्धि में दो तत्वों को स्वीकार किया। कितने तत्वों को स्वीकार किया? दो तत्वों को। इन्होंने बुद्धि में दो तत्वों को स्वीकार किया। कितने तत्वों को? दो तत्वों को। जिसमें पहला तत्व था जी कारक। कौन सा था? जी कारक। नोट करते जाइए। जी कारक। और दूसरा था, पहला कौन सा था तत्व? जी कारक। और दूसरा था एस कारक। कौन था? एस कारक। इन्होंने बुद्धि में दो तत्वों को स्वीकार किया। पहला तत्व इन्होंने स्वीकार किया जी कारक, और दूसरा स्वीकार किया एस कारक। कौन कौन सा स्वीकार किया? जी कारक और एस कारक। इन्होंने कहा, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि का निर्माण इन्होंने कहा कि बुद्धि का निर्माण दो तत्वों से होता है। बुद्धि का निर्माण कितने तत्वों से होता है? दो तत्वों से होता है। बुद्धि का निर्माण दो तत्वों से होता है। जैसे पहला तत्व है जी कारक और दूसरा है एस कारक। इन्होंने कहा कि बुद्धि का निर्माण कितने तत्वों से होता है? दो तत्वों से होता है। ठीक है? कितने तत्वों से? दो तत्वों से। आगे आते हैं। इन्होंने कहा, तीसरा है, इन्होंने क्या कहा? अभी तक हम लोग पढ़े एक कारक सिद्धांत में कि बुद्धि क्या है? अविभाज्य इकाई। बुद्धि क्या है? अविभाज्य इकाई है। इन्होंने कहा कि बुद्धि विभाज्य इकाई है। बुद्धि विभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है? विभाज्य इकाई है। उसका विभाजन हम कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? विभाज्य इकाई है, उसका हम विभाजन कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? का विभाजन हम कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? विभाज्य। आगे आइए। आगे आने वाले समस्त सिद्धांत को समस्त सिद्धांतों की नींव आगे आने वाले समस्त सिद्धांतों की नींव यहीं से प्राप्त होती है। जितने भी आगे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उसका जो बेस का काम किया है, वो किसने बेस का काम किया है?
द्विकारक सिद्धांत नहीं, आगे आने वाले जितने भी सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों की यदि नींव की बात किया जाए, उसके बेस की बात किया जाए कि ये जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के बेस में कौन है, तो उस सिद्धांत के बेस में कौन है, द्विकारक सिद्धांत। तो जितने आगे सिद्धांत आते हैं उन सभी सिद्धांतों के जो बेस का काम किया है वह किसने किया है, दो कारक सिद्धांत। आगे आइए, अब आते हैं दो कारक। वो दो कारक कौन कौन से हैं? जैसे पहला है जी कारक। कौन है जी कारक? आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि जी कारक है क्या। तो सबसे पहला आता है यह कारक, यह कारक जन्मजात होता है। यह कारक जन्मजात है। यह कारक क्या है? जन्मजात। यह कारक जन्मजात है। नंबर दूसरा है यह कारक सभी मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। समान रूप से पाया जाता है। पाया जाता है। नोट करते जाइए, यह कारक क्या है? जन्मजात। आ जाए कि जी कारक कैसा है, या आ जाए कि जी कारक है जन्मजात, अर्जित, या जन्मजात अर्जित दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो जो जी कारक होता है वह क्या होता है? जन्मजात हुआ करता है। इसको हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसको हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। आगे आइए, आ जाता है ज्ञान में कि दैनिक कार्यों में कौन सा कारक सहयोगी होता है। तो जितने भी हम दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक कार्यों में जी कारक सहयोगी होता है। सहयोगी होता है। कौन होता है? जी कारक दैनिक कार्यों में जी कारक सहयोगी होता है। दैनिक कार्यों में जी कारक सहयोगी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी मानसिक, आगे आइए, सभी मानसिक क्रियाओं को करने में जी कारक सहयोगी होता है। जी कारक सहयोगी होता है। ठीक है, सभी मानसिक, जितनी भी हम मानसिक क्रियाएं करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका होता है? उसमें सबसे ज्यादा सहयोग होता है जी कारक का। किसका होता है? जी कारक। सभी मानसिक क्रियाओं को करने में जी कारक सहयोगी होता है। आइए आगे चलते हैं। जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा गया है। जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा प्रदान की गई। ये भी एग्जाम में आता है कि किस कारक को मानसिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, मेंटल एनर्जी के रूप में किस कारक को जाना जाता है? तो जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा प्रदान की गई। की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, ये भी नोट करिएगा कि मानसिक ऊर्जा किस कारक को कहा जाता है? तो जो हमारा जी कारक होता है उसको क्या कहा जाता है? मानसिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है? मानसिक ऊर्जा। जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा प्रदान की गई। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको करने में कौन सा कारक सहयोगी होता है? उनको करने में हमारा जी कारक क्या होता है? सहयोगी होता है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आता है एस कारक। कितने कारक थे? दो कारक। अब आते हैं एस कारक। आइए एस कारक, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। यह अर्जित
यह अर्जित है। वह क्या है? जी कारक क्या है? जन्मजात है। यह क्या है? अर्जित। यह क्या है? अर्जित। एस कारक क्या है? अर्जित है। आइए आगे। अर्जित है तो इसका मतलब क्या है? इसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। आगे आइए। सबसे पहला क्या है? यह अर्जित है। क्या है? अर्जित। दूसरा क्या है? इसको बढ़ाया जा। क्यों बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अर्जित है। अर्जित है इस कारण से क्या कर सकते हैं? इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति में कई सारे एस कारक हो सकते हैं। एस कारक हो सकते हैं। कई सारे एस कारक हो सकते हैं। क्या है? इसको, यह क्या है? अर्जित है। यह क्या है? अर्जित है। इसको बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति में कई सारे एस कारक हो सकते हैं। कितने कारक हो सकते हैं? एक व्यक्ति में कई कारक हो सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब आइए इसका फिगर कैसे बनता है, इसका चित्र कैसे बनता है। देखिए, जो हमारा जी कारक है वो हमारा केंद्र में हुआ करता है। क्या होता है? केंद्र में। मान के चलिए कि आपका जी कारक है, हर व्यक्ति के अंदर जी कारक पाया जाता है। जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे विशेषताओं में कि जी कारक हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर गाना गाने की शक्ति। क्या है? गाना गाने की शक्ति, गाना गाने की शक्ति, गाना गाने की शक्ति। ठीक है, ठीक है, गाना गाने की शक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गाना गाने की शक्ति तो है, लेकिन क्या है? उसको सुर नहीं पता है कि इस गाना को गाने में कैसे सुर का प्रयोग करना है, कैसे ताल का प्रयोग करना है, कहां पे हमको बल देना है, कहां बलाघात का प्रयोग करना है, यह हमको ज्ञान नहीं। देखिए, गाना गा सकते हैं, टूटी फूटी आवाज से हम गाना को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या है? हम ये नहीं जानते कि कहां पे उतार देना है, कहां पे उतार चढ़ाव का प्रयोग करना है गाना गाने में, कहां पे उतार चढ़ाव करना है, यह हमको ज्ञान नहीं। लेकिन गाना गाने का ज्ञान है। तो गाना गाने का यदि ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? कि हमारे अंदर जी कारक तो है, लेकिन इस गाना गाने में हम बाहर से इतना ज्ञान अर्जित कर लिए, हम गाना गाने में इतना ज्ञान अर्जित कर लिए कि हमको मालूम चल गया कि इस गाना गाने में कहाँ पे हमको उतार करना है, कहाँ पे चढ़ाव करना है, कहाँ हमको सुर का प्रयोग करना है, कहाँ बलाघात का प्रयोग करना है। या यदि हम आप जान गए, यह ज्ञान कैसे हुआ? यह अर्जित ज्ञान हुआ। और यह क्या होता है? वही हमारा बन जाता है एस कारक। जब हम किसी ज्ञान में अपनी महारत को हासिल कर लेते हैं, जब हम किसी ज्ञान को उसके पूर्णता की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसकी पूर्णता के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, तो वही क्या होता है? एस कारक होता है। जी कारक तो हर व्यक्ति कोई ना कोई फूल बना लेगा, कोई फूल बना सकता है, लेकिन इस फूल को कैसे व्यवस्थित ढंग से बनाना है, उसमें कौन कौन से रंग से उस फूल को भरना है, इस कलाकारी का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वहां पे उस कौन सी बुद्धि काम करती है? वह बुद्धि काम करती है एस कारक। तो हर व्यक्ति के अंदर जी कारक तो विद्यमान होता है, लेकिन एस कारक विद्यमान नहीं होता। एस कारक समाज से, वातावरण से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, अपने ज्ञान के बल पर उस ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और उस ज्ञान को, जो बढ़ाया हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? एस कारक। क्या कहलाता है? एस कारक। तो हमारे जी कारक में बहुत सारे एस कारक हो सकते हैं। ये हमारा फिगर तैयार होता है, ये हमारा फिगर तैयार होता है कि जो हमारा जी कारक है उसमें क्या है? एस कारक बहुत सारे हो सकते हैं। गाना आप गा सकते हैं, लेकिन गाना गाने में की जो मधुरता है, जो आवाज है मधुरपन की, कि सामने वाला सुनने से उसका मन मोहित हो जाए, मस्त हो जाए, तो उसके लिए क्या है?
कि हमारे अंदर एस कारक विद्यमान है, तभी हम गाने को अच्छे से गा सकते हैं, अन्यथा टूटा फूटा गाना तो हम गा सकते हैं। क्यों गा सकते हैं? क्योंकि जी कारक हमारे यहाँ इसमें मौजूद है। तो जी कारक जो होता है वह सभी व्यक्तियों में मौजूद होता है, और जी कारक को सामान्य कारक के रूप में भी जाना जाता है कि जी कारक क्या है? एक सामान्य कारक है, और एस कारक क्या है? एक विशिष्ट कारक है। जब हम किसी सामान्य ज्ञान में एक विशिष्टता हासिल कर लें, एक विशिष्टपन हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सामान्य ज्ञान से हम अच्छे ज्ञान की तरफ जब बढ़ जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? एस कारक। तो ऐसे इस कारक को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट कारक। क्या कहते हैं? विशिष्ट कारक। इसी को स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, और जी का मतलब है जनरल। आज हम लोग द्विकारक सिद्धांत तक ही अध्ययन करेंगे, और आगे जो अन्य सिद्धांत हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं।